हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप बहुत ही फिट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, और चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लगभग उनका नेचर सिमिलर होता है, हो सकता है कुछ नंबर्स चेंज हो। तो आइए इसको स्टडी करते हैं और समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को या ऐसे न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो टू रजिस्टर्स R1 equals 4 ohm and R2 equals 6 ohm are connected in parallel. This combination is then connected in series with this resistor R3 equals 10 ohm. The whole is connected to a 24 volt battery and current flows for 10 minutes. A, we have to find out total current supplied by the battery, and next question B, that is find the heat produced in each resistor during 10 minutes. तो सबसे पहले हम इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे और फिर उसके मदद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की मदद से हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम की हेल्प से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जो टू रजिस्टर्स हैं R1 equals 4 ohm, R2 equals 6 ohm are connected in parallel। तो कैसे कनेक्टेड है? ये पैरेलली कनेक्टेड है। This combination is then connected in series with a resistor R3 equals 10 ohm. Okay, the whole is connected to a 24 volt battery and current flows for 10 मिनट 10 मिनट के लिए करंट फ्लो होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए है कि टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, यानी कि 24 वोल्ट बैटरी से कितना हम करंट इस सर्किट के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर 10 मिनट्स। तो पहला क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहला स्टेप है डायग्राम। तो हमने देखा कि R1 और R2 पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो हम दो रजिस्टर्स बनाएंगे जो पैरेलली कनेक्टेड हों सर्किट के अंदर। तो यहाँ पर एक नोड है, इससे एक वायर इस तरफ, एक वायर इस तरफ। तो पहला आपका R1 रजिस्टर ये है और दूसरा रजिस्टर ये है। ये R1 रेजिस्टेंस है इस रजिस्टर का, R1 वाले का। तो R2 ये रेजिस्टेंस हो गया जो हमारा है 6 ओम, और R1 हमारा है 4 ओम। तो इस तरह से कनेक्टेड है पैरेलली, और यहाँ पर समझ लो ये इस तरह से जॉइंट होते हैं, इस तरह से कुछ। ये बाकी एक सर्किट है, सर्किट जुड़ा हुआ एक बैटरी से। इस तरह से यहाँ पर एक की लगा देते हैं, और फिर ये आगे कह रहा है कि दिस कॉम्बिनेशन इज देन कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रजिस्टर R3 इक्वल टू 10 ओम। फिर ये एक और रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, R3 मान लेते हैं, जो है 10 ओम। ओम जो है रेजिस्टेंस का यूनिट, ऐसा यूनिट होता है। तो इस तरह से सर्किट बना हुआ है, इस तरह से एक सर्किट बना हुआ है। तो इस सर्किट की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। देखो यहाँ पर हमें निकालना है टोटल करंट आई, और पोटेंशियल वी हमारे पास है, दैट इज़ 24 वोल्ट। यहाँ पर 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो वी हमारे पास है, आर हमारे पास है, आई हमें निकालना है। तो वी, आई और आर के बीच जो रिलेशंस है वो हमें किस में दिखता है? ओम्स लॉ में। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर। तो इस फॉर्मूले से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ए पार्ट को। V इक्वल टू आई आर। वी पोटेंशियल है, आई करंट है उस और सर्किट में फ्लो होने वाला, आर उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। सिंस यहाँ पर तीन तरह के रेजिस्टेंस हैं, तो तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें वो
रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, तब जाके हम इस जनरल फॉर्मूले में उस रेजिस्टेंस को रखेंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, इनका हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर उनको हमें ऐड करना पड़ेगा इस R3 के साथ, तो वो निकलेगा टोटल रेजिस्टेंस। जब हमारे पास वो टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा और हमारे पास V ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 24 वोल्ट, तब हम I निकाल सकते हैं, यानी कि I टोटल, जो उस सर्किट में फ्लो होने वाला टोटल करंट है। तो यहाँ पर इस सर्किट में, इस सर्किट थोड़ा यहाँ पर ओपन लग रहा है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इससे पैच। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर बैटरी का ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है। तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, आई का, यहाँ पर आई, ये आई, इस तरह से आई का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ए पार्ट P इक्वल टू आई आर। तो सबसे पहले हमें करना है इन जो पैरेलली कनेक्टेड रजिस्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस हमें निकालना है, इन दोनों का। ओके, तो पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं पहले I इक्वल टू लिख देता हूँ, IT लिख देता हूँ, आई टोटल दैट इज, यहाँ पर I की जगह मैंने आई टोटल लिख दिया, फॉर्मूला मैंने ये यूज किया ओम्स लॉ वाला। तो आई टोटल की जगह हो गया V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो RT बोल देता हूँ मैं इसको। तो सबसे पहले हम इन रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस मान लेते हैं इनका है 1/R डैश। तो 1/R डैश की जगह हम लिखेंगे 1/R इक्वल्स लिखेंगे, कहने का मतलब है 1/R1 प्लस 1/R2। जब रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर R1 की जगह है 1/4, 1/R1 की जगह नहीं, R1 की जगह है 4, और 1/R2, R2 की जगह है 6। अब दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो हो गया 12, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, प्लस 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, इट इज़ 3 प्लस 2 5, 5/12। तो 1/R डैश की जगह 5/12। अगर हम इसे R डैश निकालें तो इसको भी हम रिवर्स करेंगे, क्योंकि 1/R डैश है, 1/R डैश को हम रिवर्स करेंगे तो R डैश, 5/12 को रिवर्स करेंगे तो 12/5। तो R ओम, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट हमारा निकला, रिजल्टेंट यानी कि R डैश, वो निकला 12/5 ओम। ठीक है, तो यहाँ से हम इस V की जगह, V तो हमें पता है, इस R टोटल नहीं कह सकते हम इसको R डैश रखते हैं तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। R टोटल, हाँ यहाँ तो R टोटल ही रखना पड़ेगा हमें, आई एम सॉरी, यहाँ पर तो R टोटल ही रहना है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली R टोटल ही है, क्योंकि हमें I टोटल निकालना है। हमें ये नहीं निकालना है कि इस R1 में R2 में कितना करंट फ्लो, अभी वो हमें कैलकुलेट नहीं करना है। तो क्योंकि हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में लगे हुए हैं, तो हम पहले रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो R डैश इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। अब इसको हम ऐड करते हैं R3 के साथ, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, अब जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा हमारा, यानी कि सॉरी दैट इज RT, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा R डैश प्लस R3। तो R डैश की जगह हमारा है 12/5, और R3 हमारा ऑलरेडी गिवन दैट इज 10 ओम। इसके नीचे 1 मान लो फॉर आवर कन्वीनियंस। एलसीएम हो गया इनका 5, 5 1 जा 5, 12 1 जा 12, प्लस 1 5 जा 5, 10 5 जा 50, दैट इज 62/5। तो R टोटल हमारा हो गया 62/5, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 का टोटल रेजिस्टेंस हमारा 62/5 हो गया, यानी कि दिस ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हम निकालेंगे I टोटल। अब I टोटल क्या निकलेगा फिर,
क्योंकि अब हमारा आर टोटल निकल गया, इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आ गया है। अब हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले में। तो आई टोटल इक्वल टू वी, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द सर्किट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा बैटरी जनरेट कर रहा है, दैट इज 24 वोल्ट। V अपॉन आर टी, दैट इज 62/5। इसका मतलब 24 इंटू 5/62। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 से हम इसको करें तो 12, और 2 से इसको करें तो 31। इस तरह से ये हो जाएगा 12 5 60/31 एम्पियर। आई टोटल हमारा क्या निकला? आई टोटल हमारा निकल गया 60/31 एम्पियर। और आर टोटल हमारा क्या निकला? दैट इज 62/5। ये मैंने यहाँ अलग अलग लिख लिए हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन ए पार्ट सॉल्व हो गया। ये क्या है, पूछ रहा है कि करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। तो करंट जो बैटरी से सप्लाई होगा वो होगा 60/31 एम्पियर। ए एम्पियर जो है करंट का ऐसा यूनिट है। ओके, तो अब हम सॉल्व करते हैं बी पार्ट इसका। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन ईच रजिस्टर ड्यूरिंग 10 मिनट्स। यानी कि प्रत्येक रजिस्टर्स में, R1 में, R2 में, R3 में हीट कितना कितना जनरेट हुआ वो बताइए। यानी कि R1 में कितना हीट जनरेट हुआ, R2 में कितना हीट जनरेट हुआ, R3 में कितना हीट जनरेट हुआ, अलग अलग बताना है। तो हमारे पास हीट के लिए एक फॉर्मूला है। हीट यहाँ पर वर्क डन है एक्चुअली। तो हीट H हमारे पास होता है, अगर हमारे पास करंट है, हमारे पास रेजिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, तो और हमें निकालना है हीट, तो इन सभी टर्म्स के बीच एक रिलेशन है। हीट H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर, यानी कि उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट उसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, और उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट का टाइम, कितने टाइम तक वो फ्लो हुआ, दैट इज टी। ये फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग रजिस्टर के लिए यूज़ करना है, तो हम आई आर टी अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। तो जैसे पहला हमारे पास R1 के लिए है, तो R1 के लिए क्या होगा, तो इस फॉर्मूले को अगर हम R1 के लिए चेंज करें तो हीट H की जगह मैं H1 लिख देता हूँ, क्योंकि ये R1 के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। I की जगह मैं I1 लिख देता हूँ, I1 का स्क्वायर। अभी मैं ये बताऊँगा कि I1 कैसे लिख, क्यों हुआ ये। एंड R1 रेजिस्टेंस हमें पता है, टाइम टी तो कॉमन है ही है। ओके, तो देखो जैसे कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ अभी कि I1 कैसे मैंने लिखा। यहाँ पर I फ्लो हो रहा है इस सर्किट के थ्रू इस तरह से। तो इस नोड के बाद ये करंट डिवाइड हो जा रहा है, एक इस वाले आर्म में चला जा रहा है, कुछ इस वाले आर्म में चला जा रहा है। लेट से जो R1 रेजिस्टेंस वाले आर्म में चला जा रहा है वो करंट है I1, और नीचे वाले आर्म में जो करंट जा रहा है वो है I2। ये उस तरह है जैसे कि ये पाइप है, पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, और वाटर के पास वाटर यहाँ पर जैसे वो जंक्शन पे आता है उसको दो और पाइप मिलते हैं, एक इस तरह से एक इस तरह से। तो वो वाटर इस वाले पाइप में और इस वाले पाइप में डिवाइड हो जाता है। सिमिलर वे में करंट भी इस तरह से डिवाइड हो गया है। तो हमें I1 चाहिए, तो I1 कैसे कैलकुलेट होगा? अगेन हमारे पास ओम्स लॉ है, V इक्वल टू आई आर। उसी से हम I1 को कैलकुलेट करेंगे और फिर I1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास हीट जो जनरेट हो रहा है इस रेजिस्टेंस 4 ओम के द्वारा, यानी कि रजिस्टर 1 में, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। तो V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है हमारे पास आई आर। ये जनरल फॉर्मूला लिखा है क्योंकि हमने R1 के लिए अब देखना है, तो मैं इस फॉर्मूले को फिर से उस तरह से बनाऊंगा। यहाँ पर V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड हैं R1 और R2, तो जहाँ तक मैं इन दोनों के बीच, अब आप देखिए एक नोड ये है, एक नोड ये है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा V, इन दोनों के बीच, इस नोड के बीच, यानी कि अगर हम इसको मानो A, इसको मानो B, इस A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो वो सेम किसकी वजह से होगा? इन R1 और R2 की वजह से। तो इस R1 और R2 का रिजल्टेंट
क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस, वो है आर डैश दैट इज 12/5। तो ये आई, तो वी उसी फॉर्मूला से निकलेगा। तो वी को हम वी ना मान के V12 कर लेते हैं, इस वाले वी को हम V12 कर लेते हैं। बिकॉज V12 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो V12 है एक्चुअली वो पोटेंशियल डिफरेंस है इस ए और बी के बीच, यानी कि वो R1 के लिए भी है R2 के लिए भी है। तो मैंने वी, क्योंकि वन R1 के लिए भी है R2 के लिए भी है, तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया V12। ओके। और आई टोटल क्या है हमारे पास, 60/31 एम्पियर। क्योंकि करंट इन दोनों के बीच जो करंट होगा वो टोटल करंट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो वो होगा 60/31। तो ये आई की जगह मैं लिखता हूँ आई टोटल। और रेजिस्टेंस हमारा हमें पता है वो है आर डैश दैट इज 12/5। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आर डैश। तो इस तरह से मेरा V12 निकल आएगा। तो V12 की जगह में आई टी यानी कि आई टोटल दैट इज 60/31 इंटू आर डैश की वैल्यू है 12/5 इंटू 12/5। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 60 कट जाएगा 12 टाइम्स, 12 इंटू 12 144। तो 144/31। तो V12 जो आया इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो 144/21 आया। तो यहाँ से मैं I1 कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैं I1 कैसे कैलकुलेट करूँ, तो I1 इक्वल टू होगा V इक्वल टू IR से। I1 कैसे कैलकुलेट होगा, I1 इक्वल टू आएगा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल दैट इज हमने अभी कैलकुलेट किया है 144/31। V इक्वल टू IR ही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो I होगा V यानी कि V12 अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज R1। इस R1 के अंदर हम निकाल रहे हैं, I1 को हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस R1 के अंदर। तो V12 की जगह आया 144/31, V12 की जगह लिखा हमने, और R1 की जगह है 4, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो ये इस तरह से 144 अपॉन, इसको हम क्यों ना हम इस यहीं से इसको कैंसिल कर लें। तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ यहीं से। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 एंड 4 से कैलकुलेट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक। 4 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 यहाँ पर होगा 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, यानी कि 36/31 एम्पियर। इस वाले रेजिस्टेंस में जो आई फ्लो हुआ वो हुआ 36/31 एम्पियर। अब हमारे पास I1 निकल गया है, तो I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। I1 इक्वल टू हो गया 36/31 एम्पियर। अब इस वाले टर्म्स को अगर आप देखोगे, इस वाले टर्म्स को, I1 हमारे पास आ गया है, R1 हमारे पास है दैट इज 4, और T हमारे पास है टाइम। तो टोटल हीट हमारे पास आ गया है, यानी कि टोटल हीट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल हीट कितना होगा फिर, तो मैं यहाँ से छोटा सा यहीं से बना देता हूँ, एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, यहीं पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। H1 I1 का स्क्वायर हो गया आपका 36/31, क्योंकि 36/31 I1 की जगह है, तो 2 बार कैलकुलेट होगा क्योंकि I स्क्वायर है 36/31 फिर से, इंटू R1 दैट इज़ 4 टाइम, उसको टाइम 10 मिनट है, क्योंकि मिनट जो है टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं होता है, ऐसा यूनिट नहीं होता है। और टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है सेकंड, तो हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10/60 लिख देंगे, क्योंकि 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट में हो जाएंगे 10/60 सेकंड्स। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा 36 इंटू 36 1296 होता है इसका स्क्वायर, और 31 इंटू 31 961 होता है। तो इस तरह से ये 600, ये हो जाएगा 4 इंटू 600, 10 से 60 को मल्टीप्लाई किया 600। आगे अगर हम इसको काटेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 1
एक 1 टाइम्स जाएगा और बचेगा करीब करीब 300, उसके पीछे एक और जीरो लगा देंगे तो 3000 हो जाएगा। तीन और 961 को हम अगर 961 से अगर हम 3000 को डिवाइड करेंगे, 9 3 27 तो करीब करीब 3 निकलेगा। तो 1.3 अप्रॉक्सीमेट, यानी कि 961 को अगर मैं 1296 सॉरी 961 से अगर मैं 1296 को डिवाइड करूँ तो 1.3 अप्रॉक्स आएगा। तो 1.3 को मैं फर्दर 600 है, इसके 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा। और हमारे पास रहेगा फिर 4 और फिर पीछे 6। ये इसके पीछे जो जीरो जीरो यानी कि वो 100 है, 6 इंटू 100 है, तो 6 इंटू 100 मतलब 600। तो 100 से मैं इस 1.3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो 130 आ गया है। और 4 अलग है, फिर 6 अलग कर दिया मैंने। इस तरह से मैं 4 से अब 13 को मल्टीप्लाई करूँगा। 13 4 जा 52, 52 और पीछे एक जीरो भी है, फिर इंटू 6, फिर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 5 जा 30, 30 में से 1 ऐड करूँगा 31 और पीछे एक और जीरो आ जाएगा। इस तरह से 3120 हीट है, तो इसका ऐसा यूनिट जूल। तो सिंबल इसका जे है। तो टोटल हीट is produced in register R1 is 3120 जूल। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो क्योंकि 1.3 में मैंने कैलकुलेट किया, आप इसको एक और डिजिट तक निकालेंगे तो वैल्यू इसकी थोड़ा बहुत वेरी होगी। ओके, तो आगे चलते हैं दूसरे वाले, इसका दूसरे रजिस्टर के लिए फॉर्मूला सेम यूज होगा। वहाँ पर मैं इस दूसरे रजिस्टर के लिए मैं H2 मानूंगा और I को मैं I2 लिख देता हूँ। R स्क्वायर R2 का स्क्वायर का टाइम सेम रहेगा। तो I2 क्या होगा, हमें I2 कैलकुलेट करना है। I2 की वैल्यू जैसा हमने यहाँ पर I1 की वैल्यू कैलकुलेट किया वैसे ही I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जैसे मैंने आपको बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, यानी कि ये समझ लेते हैं कि जब ये कंबाइंड थे तब इनका कोई एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंट था, उसी की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच सेम है, तो दैट इज V12। ओके, दैट इज V12। फॉर्मूला हम सेम लगाएंगे अपॉन R2 I2 के लिए। तो यहाँ पर V12 दैट इज 144 अपॉन 31 और R2 की जगह हम यूज करेंगे 6 ओम इंटू 6। ओके, तो 144, फिर से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं पहले, फिर लिखेंगे। तो हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यानी कि 7, फिर ये कट जाएगा और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो 24 अपॉन 31 एम्पियर। अब यहाँ से हम इस I2 की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं H2 वाले में। तो H2 इक्वल टू होगा 24 अपॉन 31 इंटू 24 अपॉन 31। 2 बार लिख रहा हूँ क्योंकि I2 का स्क्वायर है यहाँ पर। I2 को मैंने 2 लिखा, 2 बार लिखा, I2 इंटू I2, R2 का स्क्वायर दैट इज R2 यानी कि इस सेकेंड वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस दैट इज 6 ओम, यहाँ पर लिख दिया 6 ओम, टाइम टी यानी कि 600 मतलब 10 इंटू 60, क्योंकि टाइम तो सेम है उस सर्किट में जो करंट को हो रहा है। तो यहाँ पर हम 24 इंटू 24 576, 31 961 इंटू हम कर लेते हैं 6 इंटू 600। तो यहाँ से हम इसको कैसे अब कैलकुलेट करें, ये थोड़ा सा हमारे लिए रहेगा। हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डाल देते हैं, इसको मैं 960 कर लेता हूँ, यानी कि थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, तो वैल्यू कुछ ज़्यादा आएगी, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो कैलकुलेट जब मैं इसको करूँगा तो इसको 960 मान लेता हूँ मैं, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो आप इसको प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं सिर्फ इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर निकाल रहा हूँ। तो फ्रैक्शन वाइज तो डिफरेंस सब जगह आ सकता है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ पर भी मिलेगा आपको। तो 2 से मैं इसको काटूँ
4 से काटते हैं, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 4 1 16, 4 4 ज़ा 16, 0। यहाँ पर 4 से काटूँ तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, बचा 1 17, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16। फिर 4 से कट जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 0। फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 2 4 4 से 36 अपॉन 6 60 इंटू 6। तो मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ पहले अलग से, 36 अपॉन 60 इंटू 6 इंटू 600। तो यहाँ पर देखो 60 से इसको काट दो, 10 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 6 से 36 को अगर हम यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन को यहाँ ऊपर में लिखूँ स्पष्ट तरीके से। तो अब हमारे पास बचा 6 को मैं 36 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, और 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 2160। ओके, तो H2 हमारा 2160 जूल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि मैंने वहाँ 60 रख दिया था, तो 60 मतलब ये कम रखा था तो वैल्यू ज़्यादा, तो हो सकता है थोड़ा सा इससे कम निकले। ओके, इतना जूल। ये तो हो गया H2 यानी कि रजिस्टर 2 में फ्लो होने वाला हीट। अब इसमें R3 में कितना हीट प्रोड्यूस होगा R3 के लिए, यानी कि H3 हमारा क्या होगा I3। I3 अब आप देखोगे I3 हमारा टोटल I1 ही है, क्योंकि यहाँ पर करंट डिवाइड हो गया था, बट करंट यहाँ पर फिर से एक हो गया है इस बी पॉइंट पर, तो वो टोटल करंट ही फ्लो हो रहा R3 के अंदर। तो यहाँ पर जो I3 हम नहीं लिखेंगे, I3 को हम I टोटल ही मानेंगे। जो हमारा I टोटल है वो 60/31 है। तो I टोटल इनटू इसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारा वही R3 जो रहेगा, टाइम कॉमन हो गया। तो आई टोटल हमारा हो गया 60/31 इंटू 60/31, और इंटू 10, R3 की जगह 10 ओम इंटू 600। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 3600/961 इंटू 10 इंटू 600। तो 961 से हम इसको करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 3600 से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे 61 है, ये 900 एग्जैक्ट नहीं है, 961 है। तो जैसे ही हम 961 इंटू 4 करेंगे तो 3600 से ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा होगा। बट मैं इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए 3.9 लिखता हूँ, 4 नहीं लिखता। तो रेस्ट में इसको कैलकुलेट करता हूँ, 3.9 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 39 आएगा, और 600 रहा ऐसा। तो आगे 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23, 23 पीछे 2 जीरो, तो 23,400 जूल इतना हीट इस रेजिस्टेंस R3 से सप्लाइड होगा। तो इस तरह से मैंने तीनों रजिस्टर्स में कितना कितना हीट जनरेट हुआ ये हमने फाइंड आउट किया, और हमने फाइंड आउट किया कि टोटल करंट कितना फ्लो हुआ जो इस न्यूमेरिकल के अंदर पूछा था। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लिप्स।